तो देखो जरा, ये वाला दो क्वेश्चन हमने आपको कराए थे जेई मेन 2019 के, ठीक है। एक हमने आपको लास्ट क्लास में करा दिया था पूरा ये सर्किट। सेकंड क्वेश्चन ये होमवर्क में दिया था। तो इसको देखो ये कैसे होगा, इसको समझो, है ना। यहाँ कर रहे हैं ना। देखो मैंने आपको रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला पढ़ाया है, जिसने चैप्टर ध्यान से पढ़ाया ना उसको पता है। एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था, रो ए अपॉन एल। वहां से आर निकालते हैं तो ये आता है रो एल अपॉन ए। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलेगा कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, एल के। देखो ऊपर है ना एल, मतलब अगर आप लेंथ को हाफ करोगे तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, अगर एरिया और रो चेंज नहीं हो रहे हैं तो। ये दोनों चीजें अगर फिक्स हैं तब की बात कर रहे हैं। मान लो रो और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कांस्टेंट है, तो जो अगर आप लेंथ को हाफ करोगे तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, लेंथ को 1/4 करोगे तो रेजिस्टेंस भी 1/4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो क्या यहाँ पे बताओ वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, वायर की तो थिकनेस उतनी है जितनी था, जितना पहले है। और यहाँ ना रो चेंज होगा। रो मतलब, रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, मतलब यूनिट वॉल्यूम में जितना उसका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अब इधर देखो, यहाँ पे एक वायर था आर लेंथ का, ये मान लो आर लेंथ का वायर था। सॉरी आर लेंथ का नहीं, आर रेजिस्टेंस का। इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है, आर। अब इसको आपने ऐसे मोड़ मोड़ के क्या बना दिया, स्क्वायर। तो बताओ इसकी एक साइड का कितना रेजिस्टेंस होगा। अगर पूरे वायर का रेजिस्टेंस आर है तो पूरे वायर को आपने चार पार्ट में डिवाइड किया है, इक्वल पार्ट में। इस एक दो तीन चार, चारों पार्ट क्या है, इक्वल है। अभी मैंने बताया लेंथ हाफ हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, लेंथ 1/4 हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी 1/4 हो जाएगा। तो बताओ चार पार्ट में डिवाइड किया है ना, तो रेजिस्टेंस भी कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, चार में। इसमें लेकिन टोटल ऐड करोगे तो कितना आएगा, आर ही आएगा। तो बताओ पहली वाली साइड में कितना आएगा। तो चार पार्ट में डिवाइड यानी चार से डिवाइड, यानी इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस आर बाय फोर। ए बी का कितना होगा, आर बाय फोर होगा। कि बी सी का कितना होगा, आर बाय फोर। डी सी का कितना होगा, आर बाय फोर। और ए डी का कितना होगा, आर बाय फोर। देखो सबको ऐड करो, आर बाय फोर प्लस आर बाय फोर प्लस आर बाय फोर इक्वल प्लस आर बाय फोर, ऊपर आ जाएगा फोर आर, नीचे फोर, फोर से फोर कटेगा, टोटल कितना आ जाएगा, आर। यानी जितने पार्ट में डिवाइड किया है आपने लेंथ को वायर की, उतने ही पार्ट में क्या डिवाइड हो जाएगा, रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाएगा। यानी अब आपको पता चल गया कि इस ये जो डीसी है ना, इस पूरे पार्ट का कितना रेजिस्टेंस है, आर बाय फोर। अब हमें देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में बोला है ई और सी के बीच रेजिस्टेंस बताना है। किसके बीच में, ये ई पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो देखो मैंने आपको समझाया था, जब दो बड़ा सा सर्किट दिया हो और दो पॉइंट के बीच रेजिस्टेंस पूछा हो तो उसको आप मेन वायर मान लेंगे, जो जिस पॉइंट के बीच पूछा है ना। और बाकियों को देखेंगे सीरीज पैरेलल में कौन कौन है। तो देखो ईसी के बीच पूछा है तो मैं इस डायग्राम को ऐसे बना सकता हूं ना, देखो ई पॉइंट और ये सी पॉइंट, ठीक है। और ये जो डी और ये ए और ये जो पूरा है ना, इसको मैं ऐसे करके बना रहा हूं, देखो ये है डी पॉइंट, है ना। और ये ऐसे करके, ये समझाने के लिए है ना, समझ में मतलब वैसे भी आ जाएगा लेकिन इससे थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा। समझ गए, ये वाला पॉइंट क्या है, ए, ये क्या है, बी, और ये क्या है, सी। देखो जिन पॉइंट के बीच मुझे रेजिस्टेंस निकालना है मैंने केवल उनको बेस में रख दिया। बाकी मैं डी को भी कहाँ ले गया, ये जो इतना वायर है इसको भी कहाँ ले गया मैं, ऊपर। ये वाला पूरा ये वाली साइड है, ये साइड ये है, ये वाली साइड ये है, ऐसे करके कर लिया। अब इससे क्लियर पता चल रहा है कि ई और सी के बीच का रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो बताओ ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाले वायर का रेजिस्टेंस, ये वाले वायर का रेजिस्टेंस और ये वाले वायर का रेजिस्टेंस, ये सारे वायर का रेजिस्टेंस किसमें है, सीरीज में पैरेलल में, ऊपर वाले जो है ये। बताओ, अरे ये सीरीज ही तो है। इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, इसका इसका सब सीरीज है। तो बताओ ए बी, ए डी मतलब ये वाली साइड कितना है इसका, आर बाय फोर। इसका कितना है, आर बाय फोर। इसका कितना है, आर बाय फोर। इसका बता सकता है कोई, इसका कितना होगा, मतलब यहां का कितना होगा, कितना, आर बाय टू। तो और बढ़ा दिया तूने, पूरे का डीसी का आर बाय फोर है तो मैं इस आधे का पूछ रहा हूं।
डबल ना हो गया ये 2r/4, r/2 और 2r/4 में अंतर ही क्या है? r/8 होगा ना। अरे r/4 का आधा करो, आधा। 1/2 इंटू r/4, तो 4 2 जा 8। डिवाइड में अगर नंबर बढ़ रहे हैं तो वैल्यू घट रही है। बात समझ में आ गई? अभी फ्रैक्शन ही समझ में नहीं आया अभी तक तुम्हें। तो r/4 का आधा कितना होगा? r/8। कैसे करा, समझ गए ना? आधा कर दिया किसका? r/4 का। तो देखो 4 2 जा, तो ये वाला कितना होगा? r/8। सही है। तो ये भी कितना होगा नीचे वाला? r/8। ठीक है। तो ये r/8, ये r/4, ये r/4 और ये r/4, ये चारों किसमें है आपस में? सीरीज में। इन सबको सीरीज में ऐड करो और फिर सबको जोड़ के एक रेजिस्टेंस बन जाएगा ना ऊपर। वो एक और ये वाला एक आपस में किसमें होंगे? पैरेलल होंगे। तो फिर इन दोनों को पैरेलल ऐड कर देना, आंसर आ जाए। करके देखो जरा। देखो, तो इनको हम सीरीज में ऐड कर देते हैं, यहाँ से r डैश निकाल लेते हैं। तो ये होगा r/8 प्लस r/4 प्लस ये r/4 प्लस ये r/4। सीरीज में ऐड करो जरा। तो देखो नीचे का अगर एलसीएम लोगे तो नीचे क्या आएगा? 8। 8 1 जा 8, तो r ऐसे ही आ जाएगा। 4 2 जा 8, तो 2r आ जाएगा। ये भी कितना आ जाएगा? 2r। ये भी कितना आ जाएगा? 2r। इन सबको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 6 और एक 7r/8। ये आपका r डैश आया। दैट इज इन सबको ऐड करके जो एक रेजिस्टेंस ऊपर आया वो कितना आया? 7r/8 का। अब वो 7r/8 और ये r/8 आपस में क्या होंगे? पैरेलल। तो जो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा r डबल डैश क्या देते हैं, तो पैरेलल का शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट। ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस 7r/8 का है, ये r/8 का है, तो ऊपर क्या करते हैं दोनों की? इंटू। तो 7r/8 व r/8 इंटू r/8, और डिवाइड में क्या करते हैं इनको? प्लस। तो 7r/8 प्लस r/8। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। ऐसे मत कर देना कि भैया ये 8 से 8 कैंसिल, ये 8 से 8 कैंसिल, ये इंटू में है और ये प्लस में है, ऐसे नहीं होंगे ना। पहले प्लस वालों को क्या करो? ऐड करो। तो ये देखो कितना आएगा। इसका आप 7r/7r कर दो, r r r² हो जाएगा। और इसको क्या कर दो आप? 64। और देखो डिवाइड में क्या आएगा? ये एच सेम है नीचे का, तो 7r और 1r कितना हो गया? 8r। और नीचे क्या आएगा? नीचे 8। ऐसे आएगा ना? तो सीधा करो जरा। तो सीधा करोगे तो ये आएगा 7r² बाय 64। और ये क्या हो जाएगा? पलट के ऊपर आएगा, है ना? ये हो जाएगा 8 अब कैंसिल कर दो, देखो क्या क्या कैंसिल हुआ। 8 से 8 कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल। तो जो आंसर आया वो क्या आया? 7r/64। कौन सा ऑप्शन है देखो? ऑप्शन सी। ऐसे करना था थोड़ा सा, इसमें बेसिक लॉजिक लगा के, है ना? बस यही बात इसमें इंपॉर्टेंट थी कि लेंथ के साथ कैसे कैसे रेजिस्टेंस डिवाइड होगा, है ना? अब ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। मान लो स्क्वायर में डिवाइड किया है, पेंटागन में डिवाइड कर दे मान लो। 5 साइड वाला जो रेगुलर पेंटागन होता है उसमें डिवाइड कर देंगे। तो हर साइड का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर? अगर मैं इसको 5 साइड में डिवाइड कर दूंगा वायर को, तो फिर एक एक साइड का कितना हो जाएगा? r/5 हो जाएगा। हेक्सागन में करोगे तो r/6 हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कितनी साइड में आपने डिवाइड किया। बात समझ में आ गई? ठीक, नोट करो। ये तो समझ में आया, ये कैसे किया ऐड, मतलब लिखा क्यों है ये? मैंने क्या बोला था? इसका रेजिस्टेंस इसका 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 ऐड करना है, ये लिखा पहले तूने? ऐसे लिखा। अब बता क्या कह रहा है, कैसे करा है? इन तीनों को ऐड कर दिया तूने पहले, सेम है तो 3r/4 आ गया। सही है। तो देख, ये r/8 ऐसे लिखा तूने, और ये 3r/4। सही है। अब क्या करा? अब तो एलसीएम करा ना, तो देख कर एलसीएम। तो 8 आएगा नीचे। सही है। तो 8 1 जा 8, r 1 जा r, 4 2 जा 8, तो 3 2 जा 6। ऐड करिए कितना आएगा? तो जो हमारी यूनिट 2 है ना, उसी का पार्ट 2
यूनिट 2 का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो यूनिट का नाम है, उसी का हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2, दैट इज चैप्टर नंबर 2 का नाम है, लिखो किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। किरचॉफ लॉ एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। किरचॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, हो गया भाई, हो गया। तो देखो इसमें हम सबसे पहले जो हेडिंग डालेंगे वो होगा इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल, वैद्युत सेल। डालो जरा हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक सेल। क्या होता है इलेक्ट्रिक सेल? अगर किसी सर्किट में हम इलेक्ट्रिक सेल लगा देते हैं, मान लो ये कोई सर्किट है, इसके अंदर मैंने ऐसे करके सेल का सिंबल ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे करके ये जो सिंबल है ये किसका है? सेल का है। अब सेल का जो सिंबल है उसमें एक प्लेट को बड़ा बनाया जाता है, दैट इज पॉजिटिव प्लेट है, और एक प्लेट को छोटा, दैट इज निगेटिव प्लेट है। तो बताओ जरा सेल सर्किट के अंदर करता क्या है? क्या करता है बताओ? हम्म इलेक्ट्रॉन को मूव कराता है, इलेक्ट्रॉन को मूव कराता है सेल। कैसे कराता है? ठीक है, फिर मूव करने लगते हैं। हाँ, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मैंने कल बताया था आपको, कि जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है। क्या देता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। जिस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्किट के अंदर मूव करते रहते हैं। जैसे जैसे उनकी एनर्जी वेस्ट होती है तो सेल क्या करता है, और उनको एनर्जी देता रहता है, जिससे जो वायर में जो करंट का फ्लो है वो कंटिन्यूअसली बना रहता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेल क्या है, वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉन्स को, दैट इज चार्ज कैरियर को, क्या देता है? एनर्जी देता है। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी, ताकि जो करंट का फ्लो है वो कंटिन्यूअसली बना रहे सर्किट में। ठीक है, तो द डिवाइस विच गिव्स द इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द चार्ज इन द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सेल। बात समझ में आ गई? देखो, देखो वैद्युत सेल वह डिवाइस है, वैद्युत सेल वह डिवाइस है जो जो वैद्युत परिपथ में जो वैद्युत परिपथ में वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। वैद्युत ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे जिससे परिपथ में आवेश, क्या ऐसे लिखो, जिससे परिपथ में वैद्युत धारा
इससे परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, अब इधर समझो। यानी हम समझ गए भैया, जो सेल या बैटरी है वो सर्किट को इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी इसके पास कहाँ से आती है। जो सेल या बैटरी इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है ना मूव कराने के लिए, मूव करने के लिए। तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी इस सेल या बैटरी के पास कहाँ से आती है। तो एक्चुअल में ये जो सेल या बैटरी है ना, इसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी। देखो, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ अगर आपने पढ़ा है तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ये कहता है कि एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, ऐसे एनर्जी बनती नहीं है, ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, मतलब खत्म भी नहीं होती है। बस उसकी जो फॉर्म है वो चेंज होती रहती है। दैट इज, जो सेल के अंदर जो एनर्जी की फॉर्म है, सेल जिस फॉर्म में एनर्जी मतलब बनाता है, वो केमिकल रिएक्शन होती है बताऊंगा। वहां से जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं हम? केमिकल एनर्जी। ये जो केमिकल एनर्जी है, ये जब चार्ज को मिलती है तो इसी केमिकल एनर्जी को हम किस में बोल देते हैं? क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल। दैट इज, सेल के अंदर होता क्या है, केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। यानी रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है किसमें? वैद्युत ऊर्जा में। अब रासायनिक ऊर्जा सेल के पास कहां से आती है, उसको समझने के लिए हमें केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा। केमिस्ट्री में क्लास जो 12th आपकी है उसमें चैप्टर नंबर 4 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें एक टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसको अभी मैं समझाऊंगा तो वहां से इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि केमिकल एनर्जी सेल के अंदर कैसे बनती है और फिर वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, वो अभी समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके नीचे एक नई लाइन से लिखो, देखो, वैद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। वैद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। अब ये केमिकल एनर्जी कैसे बनती है, तो देखो, इसको समझने के लिए हम इसकी थोड़ी सी केमिस्ट्री समझते हैं ना। तो देखो जरा, तो देखो, सेल का हम पूरा मैकेनिज्म समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? मैकेनिज्म। इधर समझो, होता क्या है, ऐसे करके हम है ना एक वो लेते हैं बीकर। ये समझ लो आप एक बर्तन है ना, ये ऐसे करके एक बीकर लिया। इस बीकर के अंदर हम फिल करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या फिल करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट इज वैद्युत अपघट्य। इसके अंदर वैद्युत अपघट्य का सॉल्यूशन होता है इस बीकर के अंदर। और इसके अंदर दो हम मेटल की रॉड प्लेस करते हैं या प्लेट डाल देते हैं ना, दो मेटल की रॉड या प्लेट इसके अंदर हम डिप कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो आपने इसके अंदर सॉल्यूशन भरा है ना इलेक्ट्रोलाइट्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स उनको बोलते हैं जो आयंस की फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं। पॉजिटिव आयन दैट इज कैटायन, और एनायन। कैटायन एनायन की फॉर्म का जो सॉल्यूशन होता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स। केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा 10th में, और 12th में तो है ही, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो मान लो हमने जिंक क्लोराइड का ये सॉल्यूशन भर दिया है और इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं। ठीक है, ये हम सेल बना रहे हैं। ठीक है, और यहां पर हम क्या, यहां पर वायर जो अपना सर्किट है उसको हम ऐसे करके क्या कर देते हैं, ये रेजिस्टेंस है R, और ऐसे करके हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ये कनेक्ट कर दिया, तो ऐसे करके मान लो कनेक्ट। रेजिस्टेंस आर तो हर हर डिवाइस में होता है। मान लो पंखा लगा दिया, बल्ब लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, सब में रेजिस्टेंस होता है, तो हम आर रेजिस्टेंस मान लेते हैं। तो अब ये जो पूरी डिवाइस लगी हुई है ना, ये सेल है। होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, इसके अंदर रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक
रिडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोलाइट्स में, और उस रिएक्शन का नाम क्या है? एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दो टाइप की रिएक्शन आपने पढ़ी होंगी केमिस्ट्री में। ये पूरी केमिस्ट्री चल रही है ना सेल की। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब होती है ना तो एनर्जी रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिनको एनर्जी देनी पड़ती है तब वो होती है, इसका अपोजिट जस्ट। बात समझ आ रही है? ये मैंने पढ़ाया होगा 10th में केमिस्ट्री में आप लोगों को, है ना। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है मतलब जैसे रिएक्शन हुई तो क्या रिलीज होगी? एनर्जी। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर एनर्जी आपको पहले देनी पड़ रही है उस रिएक्शन को कराने के लिए, गर्म करना पड़ रहा है, हीट करना पड़ रहा है, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। रिडॉक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा और एक इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये सब रिएक्शन केमिस्ट्री के अंदर दी हुई है, ठीक है। अभी आपके पास इतना समझो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, दैट इज ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्शन होने के बाद एनर्जी निकलती है। तो इसके अंदर, इस सेल के अंदर जब रिएक्शन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी की वजह से ही जो आपने मेटल की रॉड इसमें डाली है ना, एक रॉड पर तो कैसा चार्ज आ जाता है? तो इसको निगेटिव लेना। एक रॉड पे कैसा चार्ज आ जाता है? निगेटिव। और एक रॉड पे कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। ठीक है, एक रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और एक रॉड निगेटिवली चार्ज होती है। इन रॉड्स को भी नाम दिया जाता है, इनको कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड है ये। ठीक है। अब ये जो चार्ज का सेपरेशन हुआ, ये किस वजह से हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स में जब रिएक्शन हुई तो एनर्जी जनरेट हुई। उस एनर्जी ने, दैट इज एनर्जी, दैट इज फोर्स, उस फोर्स की वजह से दोनों इलेक्ट्रोड के चार्ज क्या हो गए? सेपरेट हो गए। ऐसे कह सकते हो कि जो इसके अंदर जो फोर्स जनरेट हुई उसको मैं ऐसे करके साइन से दिखा देता हूं। ये जो फोर्स है ना, ये जो एरो बता रहा है, एफ बी कह देते हैं, मतलब फोर्स, बैटरी की फोर्स। बैटरी की फोर्स ने जो रिएक्शन से जनरेट हुई उसने दोनों पर चार्ज का क्या कर दिया? सेपरेशन कर दिया। ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ हमने फोर्स दिखा रहे हैं कि पॉजिटिव इधर चला गया और निगेटिव इस वाली रोड पर आ गया। ठीक है। ये चार्ज कैसा है समझ गया ना? बैटरी की केमिकल रिएक्शन की वजह से, जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपने डाला उससे हुई है। ठीक है। अब ये जैसे ही देखो इस फोर्स से दोनों का चार्ज का सेपरेशन होगा ना, तो होगा क्या? एक रॉड पॉजिटिव हो गई, एक रॉड क्या हो गई? निगेटिव। और पॉजिटिव निगेटिव के बीच में क्या क्रिएट हो गया? अब ये पोटेंशियल डिफरेंस। यहां दोनों के बीच क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको पता है ये पॉजिटिव रॉड है और ये निगेटिव रॉड है, तो पॉजिटिव से निगेटिव के बीच क्या बन जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे करके क्या बन जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। ये बात समझ आ गई यहां तक? अब होगा क्या? इलेक्ट्रॉन यहां से चल के आएगा, मान लो सर्किट से, इस प्लेट से गया, यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया, और इसके अंदर एंटर करके यहां आ गया इलेक्ट्रॉन। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो यहां आया। ठीक है। अब बताओ, ये इलेक्ट्रॉन कहां पर है बताओ? पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक, हाँ ठीक है, सही है। ये इलेक्ट्रॉन बताओ यहाँ बीच में आया ना। अब इस इलेक्ट्रॉन को इस वाली रॉड पे जाना है ना वापस, तभी तो क्या होगी? सर्किट क्या होगा? पूरा कंप्लीट होगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर से गया, वायर से, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, अभी लिक्विड के अंदर आ चुका है। अब बैटरी का काम क्या है? इस इलेक्ट्रॉन को इतनी फोर्स दे दी जाए कि ये इस वाली इलेक्ट्रोड पर चला जाए। देखो ये जाएगा नहीं, ये जाएगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में क्या बनाई है आपने? इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया था ना अभी, चार्ज का सेपरेशन हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ऐसे, और जो इलेक्ट्रॉन ऐसे यहां से घूम के यहां आया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? निगेटिव। निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स किधर लगती है? इधर लगती है ना, इधर। और कितनी लगती है? क्यू इंटू ई। यानी ये जो चार्ज है इस पर फोर्स किधर लग रही होगी? जिधर से ये आया है। कौन लगा रहा होगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस जो बना है ये लगा रहा होगा। लेकिन अगर ये वापस इधर चला जाएगा तो फिर सर्किट कैसे कंप्लीट होगा? इसको क्या करना है? ऐसे घूमते रहना है ना इसके अंदर, वायर के अंदर, बार 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 बार, तभी तो क्या बनेगा? करंट बनेगा ना।
तो अब क्या करना है, इसको बैटरी को जब ये यहां से निकल के आया तो इसको इस वाले इलेक्ट्रोड पर पहुंचाना है। तो यहां से यहां तक बैटरी को पहुंचाने के लिए एक फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि फोर्स कौन सी लग रही है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है ना, ध्यान समझो। ये जो एफ बी फोर्स है, एफ बी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, ये वो फोर्स है जो रिएक्शन से जनरेट हुई है, जो रिएक्शन से, तो ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ये कैसी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को समझते हैं ना, जो चार्ज की वजह से जनरेट होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। तो एफ बी क्या चार्ज की वजह से जनरेट हुई थी, एफ बी तो बैटरी से जो एनर्जी निकली थी उससे हुई थी। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, ये कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रही है क्यों, ये कौन सी है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसको कह देते हैं एफ ई। एफ ई ये कैसी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। आप समझो, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे करके ट्रेवल करके आया है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट यहां पहुंचाना है। तो यहां पहुंचाने के लिए अब बैटरी को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है, वो जो बैटरी वर्क करेगी मतलब दैट इज इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगी, यहीं पर बस बैटरी का काम है और कहीं बैटरी का काम नहीं है। इलेक्ट्रॉन को इस वाले इलेक्ट्रोड से इस वाले इलेक्ट्रोड तक पहुंचाना है। जा क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुकी है पहले से ही, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। अब बैटरी क्या करेगी, इसको यहां तक पहुंचाने के लिए कुछ वर्क करेगी, तो वर्क निकाल लेते हैं कितना होगा। वर्क मतलब डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम मान लेते हैं फोर्स जो लगाई बैटरी ने वो कितनी है, एफ बी, है ना। तो फोर्स एफ बी इंटू डिस्टेंस मान लेते हैं इनके बीच कितना है, डी। इतना वर्क बैटरी को, इलेक्ट्रॉन को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचाने के लिए करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, नोट करो पहले, ये डायग्राम बनाओ। अब देखो समझो, यहां तक समझ में आया ना। जैसे ही हमने दो इलेक्ट्रोड डाले, रिएक्शन हुई इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर और चार्ज का सेपरेशन हो गया, दोनों इलेक्ट्रोड पे एक पे पॉजिटिव चार्ज आया, एक पे निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस बना दो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। बात समझ में आ गई यहाँ तक। फिर हमने जब बाहर से कनेक्शन किया तो फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव हुआ, यहाँ से मूव हुआ, यहाँ से मूव हुआ, यहाँ आया। अब इसको कहाँ जाना है, इस वाले इलेक्ट्रोड पे वापस, लेकिन जा नहीं पा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुकी है पहले ही। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो निगेटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगी। तो इसको अब बैटरी को क्या करना है, यहां से यहां तक पहुंचाना है। अगर इनका सेपरेशन हम डी मान लें तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी, और बैटरी की फोर्स कितनी है, एफ बी। तो बैटरी ने कितना वर्क किया इस इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचाने में, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी एफ बी इंटू डी। ये जो वर्क बैटरी ने किया है ना, इसको बैटरी का वर्क नहीं बोलते, इसका एक नया नाम है, इसको हम बोलते हैं ईएमएफ। ये बैटरी का क्या है, ईएमएफ है, ठीक है। मतलब जो बैटरी वर्क करती है इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंचाने में, उस वर्क डन को ही हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। इसका सिंबल होता है ऐसे करके, ई, कैपिटल ई लिख देते हैं। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, देखो यहाँ पे समझो, अगली डेफिनेशन हमारी यही है, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। देखो नाम में क्या है, नाम में क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रो मतलब ई, मोटिव मतलब एम, और एफ का मतलब क्या है यहाँ पर, फोर्स। तो बताओ क्या ये फोर्स है क्या, ये मैंने फोर्स को बताया है या वर्क को ईएमएफ बताया है, मैंने वर्क को ईएमएफ बताया ना। बैटरी जो वर्क करेगी इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचाने में, उसको क्या कह रहे हैं, ईएमएफ, ना कि जो फोर्स लगा रही है उसको ईएमएफ कह रहे हैं। तो नाम में फोर्स क्यों है, नाम में फोर्स इसलिए है क्योंकि इसका जो पता चला था वो बहुत पहले पता चल गया था। उस समय इतनी हमें मतलब नॉलेज नहीं थी कि मतलब वर्क पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह बन जाएगी। ऐसा माना जाता था कि कोई ना कोई बैटरी के अंदर कोई फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को पहुंचा देती है दूसरे वाले टर्मिनल पर। तो फोर्स है इसलिए नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन डिस्टेंस भी तो कवर हो रही है ना, तो एक्चुअल में ये क्या है, बैटरी का वर्क डन है। बात समझ में आ गई, ठीक। अब समझो, अब यहां पर समझो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं बाहर से कोई भी कनेक्शन नहीं करता हूं, मान लो ये कोई भी वायर वगैरह मैंने बाहर से सेल में नहीं लगाया है, इसको वायर को एक मिनट के लिए हटा देते हैं, बाहर का कनेक्शन क्या हो गया, बंद, ठीक है। जब बाहर का कनेक्शन बंद हो जाएगा तब हम इसको बोलेंगे स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट। अब जब स्टेडी स्टेट होगी ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा। दैट इज स्टेडी स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है
जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स थी, और जो बैटरी की जो ये वाली फोर्स है एफ बी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, जब बाहर से कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। अब बताओ, एफ ई इक्वल हो जाएगा किसके, एफ बी के। एफ ई क्या होगा, क्यू ई, क्यू ई को एफ बी बोलते हैं। और यहां से एफ बी निकालोगे, ये वाला एफ बी, तो डी कहां जाएगा इसके नीचे। ईएमएफ का सिंबल लिख देते हैं ई, और ये हो जाएगा ई, सॉरी ई तो इसको भी कह रहे हैं ना, तो इसको क्या लिखें, इसको चलो ऐसे करके लिख देते हैं, ये वाला ई, ठीक है। ये क्या है, ये वाला ई क्या है, ईएमएफ, और डिवाइड में क्या आ जाएगा इसके, टी। यहां से इसकी वैल्यू निकालो जरा ईएमएफ की, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू ई डी। सही है। बताओ, बैटरी है ना, ये बैटरी, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मान लेते हैं वी है। तो इस ई को कैसे लिख सकते हैं, ई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन डी। यहां पुट करो तो ये आएगा क्यू, ई की जगह पुट करो वी अपॉन डी, इनटू में क्या, डी, डी से डी कैंसल हो गया, ठीक है। तो देखो, एप्सिलॉन किसके बराबर आया है, एप्सिलॉन नहीं मतलब ये ईएमएफ किसके बराबर आया है, क्यू इंटू वी के आया है ना। तो वी इंटू क्यू, देखो इसका वही वाला फॉर्मूला आ गया, वर्क वाला, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू बी जो लिखते थे हम। तो यहां से भी पता चल रहा है कि ये ईएमएफ क्या है, वर्क डन है, क्या है, वर्क डन है। अगर हम चार्ज को क्या कर देते हैं, मान लो चार्ज को अगर मैं 1 कूलम कर दूं यहाँ पर, या यूनिट कर दूं, तो ईएमएफ किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे, वी के बराबर आ जाएगा। मतलब जो ईएमएफ है वो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस ही है दोनों के बीच। कब, जब बाहर से कोई भी कनेक्शन नहीं कर रहे हैं। जब कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, दैट इज स्टेडी स्टेट होगी, तब ईएमएफ को ही क्या कहा जाएगा, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाएगा, जब कनेक्शन नहीं होगा। लेकिन जब कनेक्शन हो जाएगा तब ईएमएफ अलग हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाएगा। तब वी और ई क्या है, दोनों अलग अलग है। कनेक्शन नहीं है तो दोनों क्या है, एक ही है। बात समझ में आ गई। हेडिंग डालो ईएमएफ यानी वैद्युत वाहक बल, इसकी जगह हेडिंग डालो वैद्युत वाहक बल, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पे देखो क्यू को हमने 1 कूलम कर दिया ना, यानी हम कहेंगे यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को, इधर समझो, यूनिट चार्ज को बैटरी में मतलब वायर में फ्लो कराने के लिए बैटरी द्वारा जो एनर्जी दी जाएगी या वर्क डन किया जाएगा, उस वर्क डन को ही हम क्या कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे। ईएमएफ क्या है, बैटरी द्वारा किया गया कार्य। कौन सा कार्य है, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचाने में जो काम होगा उसको ईएमएफ बोल रहे हैं, ठीक है। तो लिखो, देखो सेल या बैटरी द्वारा, सेल या बैटरी द्वारा एकांक आवेश को, सेल या बैटरी द्वारा एकांक आवेश को वैद्युत परिपथ में प्रवाहित करने के लिए, एकांक आवेश को वैद्युत परिपथ में प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य, ब्रैकेट में लिख देना ऊर्जा, एनर्जी से ही तो वर्क होगा ना। किया गया कार्य, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ऊर्जा, है ना। क्या कहलाता है, बैटरी का विद्युत वाहक बल कहलाता है। बल नहीं है ये, है ना, नाम में बल है केवल। क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, तो नोट कर लो यहाँ से यहाँ तक। ये तो स्टेडी स्टेट है यार, इसको मत करो। देखो ईएमएफ का है ना, ऐसे करके फॉर्मूला नोट कर लो। ये ईएमएफ क्या है, वर्क है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो
पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। इसका इसको नोट करो, तुम इन दोनों फॉर्मूले को नोट करो, इसको और ईएमएफ का ये वाला फॉर्मूला नोट करो, ये वाला। ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब बाहर से कोई भी कनेक्शन नहीं किया गया है। तो मैं अभी पहले वो लाइन लिखवाऊंगा, उसके बाद इस सबको नोट करना, ठीक है। ये नोट कर लो बस। ये कर लिया, ठीक। आगे लिखो, लिखो यदि, फॉर्मूला कहाँ लिखा तुमने ये वाला? ये दोनों फॉर्मूले कह रहा हूँ ना, इसके नीचे लिख। ये वहां यहाँ लिखने हैं ना, ईएमएफ तो यहाँ बताया ना। देखो यदि बैटरी का बाहर से कोई भी, यदि बैटरी का बाहर से कोई भी कनेक्शन ना किया जाए, बाहर से कोई भी कनेक्शन ना किया जाए, तो वैद्युत वाहक बल, तो वैद्युत वाहक बल दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के विभवांतर के बराबर हो जाता है। तो वैद्युत वाहक बल दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो नोट कर लो जरा यहाँ से पूरा नोट करो। ठीक है, तो यहां से हम क्या समझे कि जो ईएमएफ है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। कब है बराबर? जो पोटेंशियल डिफरेंस तुमने पढ़ा है, मतलब सेल के बीच में जो होता है वो यही होता है। देखो जो प्लेट हम बनाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, वो यही प्लेट है। तो इनके बीच का ही तो पोटेंशियल डिफरेंस वी लिखते हैं। वो वी और ईएमएफ दोनों बराबर होंगे। कब बराबर होंगे? जब बाहर से कोई भी कनेक्शन नहीं है। बाहर से कनेक्शन हो जाएगा ना तो फिर ईएमएफ अलग हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है तो वो अभी आने वाले लेक्चर में तुमको पता चलेगा तो भैया बाहर से कनेक्शन करने पर ऐसा क्या फर्क पड़ेगा इसके अंदर, ईएमएफ के अंदर। अभी तो आप कह सकते हो ना कि ईएमएफ किसके बराबर है? पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। और और ईएमएफ को मैंने यहाँ समझा भी दिया कि ईएमएफ एक्चुअल में वर्क है, बैटरी द्वारा किया गया वर्क इलेक्ट्रॉन को, है ना, इलेक्ट्रॉन पर। तो वी के बराबर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ईएमएफ बराबर है वी के, और वी की क्या डेफिनेशन होती है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी ईएमएफ का ये फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं, है ना, वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, वी का भी है और ईएमएफ का भी है स्टडी स्टेट में। ठीक है, और बताओ यूनिट क्या हो जाएगी इसकी भी? ये भी तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी? वोल्ट ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वोल्ट। नोट करो। ठीक है, अब आपका एक चीज और बची, इसको आज मुझे कवर कराना था लेकिन अब क्योंकि टाइम हो गया है ना, कि अगर इसका कनेक्शन हम बाहर से करा देंगे तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस अलग क्यों हो जाएगा? एक टर्म आती है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या होती है? इंटरनल, वो वाला रेजिस्टेंस नहीं जो वायर में लगाया है, वो नहीं, और वो भी नहीं जो वायर के अंदर है। बैटरी और सेल के अंदर भी एक रेजिस्टेंस पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे ही कनेक्शन करेंगे उस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस फिर चेंज हो जाता है और ईएमएफ चेंज हो जाता है। मतलब ईएमएफ जो था वही ईएमएफ
कम हो जाता है, उस कम वाले ईएमएफ को ही पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। कल डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। नरेंद्र।